सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भूगोल विषय से लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं लेक्चर सीरीज की। और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रामबाण का काम करेगा। और ध्यान रखना कि सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना है। आप नए हो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। चाहे आप किसी जिला, किसी शहर, किसी कस्बे से आप तैयारी कर रहे हो। तो शुरुआत करता हूं। और यह भी जान लो, सुनील जी का वादा है आपको 80% से अधिक अंक पहुंचाने का इरादा है। शुरुआत में करता हूं, भूगोल का विषय है और इस बार चैप्टर का नाम है बिहार की कृषि एवं वन संसाधन। हम जानते हैं कि बिहार के साथ पहले झारखंड हुआ करता था। उस समय बिहार में खनिज प्रचुर मात्रा में, भारत में सबसे ज्यादा खनिज बिहार में उस समय प्राप्त होती थी जब बिहार के साथ झारखंड हुआ करता था। लेकिन झारखंड के बंटवारे के बाद जब अलग हो गया तो बिहार सिर्फ कृषि प्रधान ही राज्य रह पाया। तो उस स्थिति में अब बिहार कृषि पर ही पूर्ण रूपेण आधारित है। बिहार की 80% जनता कृषि पर ही निर्भर है। तो यहां पर हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि बिहार में 80% जनता है, भूमि कम है। हम जानते हैं जब भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार ही है। और प्रति हेक्टेयर ने, क्षमा चाहता हूं, प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा व्यक्ति बिहार में ही भारत में रहते हैं। भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाला राज्य बिहार ही है। अब यहां से मैं आपको और जानकारी देता हूं इसके कारण क्या होता है कि गहन कृषि करना पड़ता है। गहन कृषि किसको कहते हैं? वैसी कृषि जिसमें एक ही भूमि पर कई प्रकार के फसल, कई तरह के फसल उपजाए जाते हैं। जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, दलहन हुआ, तिलहन हुआ, सब्जी हुआ, कई तरह के फसल, व्यावसायिक फसल हो, खाद्य फसल हो, हर तरह के फसल उपजाए जाते हैं। गहन कृषि उसी को कहते हैं। कारण स्पष्ट है, भूमि कम है, लोग अधिक है, जनसंख्या अधिक है। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि बिहार में मुख्य रूप से 4 फसल की खेती की जाती है। पहला है आपका भदई। भदई इसका मुख्य रूप से यह भादो शब्द से बना है। भादो, आप जब अपने गांव घर में देखिएगा, जब भादो माह बड़े बुजुर्ग बोलते होंगे। भादो में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उसी से बना है कि वैसी फसल जो भादो माह में उपजती है, इसलिए उसको भदई कहा गया है। तो भदई, इसकी शुरुआत, बोने की शुरुआत मई जून में करते हैं और कटाई अगस्त सितंबर में करते हैं। हम जानते हैं कि अगस्त सितंबर में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जुलाई अगस्त में, इसीलिए इसको भदई कहा गया। अब इसमें चले आइए उदाहरण के रूप में, भदई धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मकई हुई, जूट हुई, सब्जी हुई, कुछ सब्जी भी होती है। इसके बाद दूसरी तरह की फसल है, उसको कहते हैं अगहनी। अगहनी भी माह का नाम होता है अगहन। अगहन हम कहते हैं ये भी बिहार की एक महत्वपूर्ण फसल है। कब? जबकि बरसात लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच रही हो, तो उस समय आपको अगहनी, ये प्रायः अगस्त माह में बोया जाता है। इसको कह सकते हैं जो जुलाई और अगस्त में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसमें भी आपको धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ। अब यहां पर आपको आ गया भदई धान और इसमें और अगहनी धान में। भदई धान और अगहनी धान में सिर्फ इतना ही अंतर है कि थोड़े दिन के बाद बोया जाने वाला धान वो अगहनी धान हो गया, और उससे पहले यदि बोया उसको भदई धान उसको कहते हैं। बस उसकी बीज की क्वालिटी, थोड़ी सी उपज में हल्का बहुत का अंतर होता है। ये और अरहर और गन्ना है, इसको हम लोग ये कहते हैं कि मूल रूप से ये इसको अगहनी फसल में लोग मानते हैं, लेकिन ये साल भर रहता है, वर्ष भर रहता है। अरहर और गन्ना का पूरा परिवर्धन काल लगभग वर्ष भर रह जाता है। इसलिए देखिएगा अब अरहर का उत्पादन या ज्यादा खेती बिहार में लोग नहीं करना चाहते। किसान, भूमि कम है और साल भर पड़ा रहेगा, इसलिए उसमें और यदि मान लीजिए प्रतिकूल मौसम हो गया तो नुकसान की संभावना रहती है। इसलिए गेहूं, चावल ज्यादा करना पसंद करते हैं। अब यहां पर आते हैं रबी फसल। रबी फसल को आमतौर पर हम लोग कहते हैं ठंडे माह की फसल। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में इसको बोया जाता है। अब बोया जाने के बाद अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अप्रैल में इसकी कटाई होती है, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, दलहन हुआ, तिलहन हुआ, ये सब आपका
इसमें रबी फसल हो गई। आप देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप देखिएगा गेहूं। गेहूं आप देखिएगा कि छठ के बाद बिहार में जैसे छठ होता है, दीपावली छठ के बाद उसकी बुआई शुरू हो जाती है, और जिस समय होली समाप्त होगा उसके बाद आप देखिएगा इसकी कटाई का भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब आपका होगा गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन, ये सब आपका रबी में आ गया। वैसे देखिएगा तिलहन में दोनों प्रकार की आती है, जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। अब आते हैं गर्मा फसल। गर्मा फसल अर्थात कि गर्म मौसम में, गर्मा गर्म से बना है। तो गर्म मौसम में यहां पर कि ये उस जगह पर, गर्मी में तो वैसे ही जगह पर खेती की जा सकती जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, वो भूमि नीचे हो, तब वहां पर गर्मा फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये गर्मा फसल में ऐसी होनी चाहिए कि निचले इलाके की भूमि, जहां पर हम नदी से पानी ला सके या हम कहीं पर विशाल जलाशय बना हुआ है उससे पानी ला सके। तो ये आपका हुआ जिससे भूमि की मिट्टी गीली रहे। तो गीली रहे इसके तहत आता है आपको, जैसे गर्मा फसल में आइए, ग्रीष्मकालीन सब्जी ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, बतिया ले लीजिए, घुरमा ले लीजिए, ये सब आपको आता है। तो ये सब आपका फसल, इसको हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं कि खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल माने कि जिसको मुख्य रूप से खाते हैं, जो शरीर में हमको ऊर्जा देता है, तो मुख्य रूप से खाई जाने वाली फसल, व्यवसायिक नहीं, बागवानी फसल नहीं। तो ये इसमें पहला जो फसल बिहार की खाद्यान्न फसल है वो है धान। अंग्रेजी में इसको इसमें पेडिग्री कहते हैं। तो बिहार में धान सबसे प्रमुख फसल है। धान का उत्पादन आपके किताब के अनुसार सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में होता है, बिहार में। वैसे भारत में कहिएगा पश्चिम बंगाल, जो कि आपको पूर्व में बतलाया जा चुका है, रोहतास में, औरंगाबाद में। इन 3 जिलों में बिहार की लगभग 18% के आसपास, आपके पुस्तक के अनुसार, आपके डेटा के अनुसार, ये आपके पुस्तक के डेटा के अनुसार 18% तक उत्पादन होती है। और प्रथम स्थान इसमें दिया हुआ है कि रोहतास आपको दिए हुए हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि धान का सबसे अधिक उत्पादन, हालांकि मैं थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि आपके पुस्तक के अनुसार आप देखिएगा कि पश्चिम चंपारण, रोहतास, तीनों जगह 18% के लगभग, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो रोहतास मारिएगा। इसके पहले मेरे मुख से पश्चिम चंपारण निकला था, लेकिन अभी जो आपके डेटा के अनुसार है उसमें आप रोहतास ही मारेंगे। तो चलिए गेहूं अब देखते हैं। गेहूं धान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख फसल है। और गेहूं अब धीरे धीरे गेहूं श्योर शॉर्ट फसल मानी जाती है, क्योंकि धान के लिए मानसून की आवश्यकता होती है। मानसून यदि धोखा दे दिया तो धान, चूंकि उतना पटवन का अभी बिहार में सुविधा नहीं है और अभी भी किसान पटवन के पीछे उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ रहती, इसलिए गेहूं की तरफ अब ज्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन फिर भी क्षेत्रवार और जहां पर पटवन की सुविधा है वहां धान नंबर 1 का फसल रहेगी। तो यहां पर गेहूं के भी उत्पादन में नंबर 1 का स्थान रोहतास का है। और फिर देखिए कि गेहूं में है कि जितना ज्यादा शीतलहर इसको मिलेगा, जितना ज्यादा इसको कम टेम्परेचर मिलेगा, उतना यह अच्छा उत्पादन गेहूं का होता है। और ये ठंडे में, इसीलिए इसको रबी फसल भी, प्रमुख रबी फसल के रूप में जाना जाता है। मक्का आइए, मक्का भारत के बिहार में लोग भी खाते हैं और पशु को भी खिलाया जाता है। हर तरह का ये उपयोगी खाद्य पदार्थ है। मक्का के मामले में जानिए कि मक्का के मामले में प्रथम स्थान आपके पुस्तक के अनुसार, जो 10th की पुस्तक है उसके डेटा के अनुसार खगड़िया है। इसके बाद चले आइएगा तो फिर समस्तीपुर और बेगूसराय का दिया हुआ है। लेकिन यहीं पर कुछ और भी ऐसी पुस्तक है जहां पर आपको बेगूसराय दिया हुआ है, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना है आपके पुस्तक के अनुसार, बताना आपके पुस्तक के अनुसार, ये हुआ मक्का। अन्य फसल में चलाइए मोटा फसल, तिलहन फसल, दलहन फसल। मोटा फसल में आप चलाइए महुआ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ये सब। इसमें मोटा फसल के सबसे ज्यादा उत्पादन आपके पुस्तक के अनुसार मधुबनी। कहां? मधुबनी सबसे ज्यादा उत्पादन, मधुबनी, याद रखना। उसके बाद तिलहन, इसमें सरसों आया, तीसी आया, तिल आया, मूंगफली हुआ। इसमें पश्चिम चंपारण सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसको भी। अब फिर दलहन में चना, मसूर, अरहर, मटर, मूंग। और दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला पटना है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला। अब हम लोग व्यवसायिक फसलों के बारे में जाने, लेकिन यहां पर एक चीज और देखें कि तिलहन दोनों में आता है, रबी में भी आता है, खरीफ में भी आता है। रबी में यदि आया तो राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी चले आइए।
खरीफ में जो गर्मी के महीना में होता है तो तिल और सूरजमुखी चले। आप देखिएगा सरसों के पीले पीले फूल कब आपको होगा, नवंबर दिसंबर में देखिएगा पीले पीले फूल। जनवरी माह में देखिएगा सरस्वती पूजा के टाइम में आप देखिएगा उसमें अच्छे फूल लगे हुए रहते हैं। अब फिर आइए व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल ऐसे फसल को कहते हैं जो फसल काटने के बाद आपके किसान के पास आया और तुरंत बिक जाना, कैश पैसा उसमें तुरंत आने की संभावना होती है। जैसे हुआ ईख हुआ, जूट हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब व्यावसायिक फसल है। आप इसको उपजाएंगे और लेने वाले मंडी में जाइएगा तुरंत बिक जाएगा, फिर उसको लेने वाले पीछे लगे रहते हैं। लेकिन गेहूं और धान इसकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि गन्ना की अनुकूल परिस्थिति जो है ये बिहार में है, तो अनुकूल परिस्थिति में बिहार में, लेकिन फिर भी क्या है कि प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कम है बिहार में, चूंकि पुरानी पद्धति से खेत की जाती है। और प्रथम स्थान पर पश्चिम चंपारण आता है। कौन आता है गन्ना के उत्पादन में? प्रथम बिहार में पश्चिम चंपारण। याद रखना, गन्ना के उत्पादन में जल्दी बोलो में सभा प्रथम स्थान किसका है गन्ना के उत्पादन में बिहार में? किस जिला का? जल्दी बोल मारूंगा 10 गिनूंगा। एक पश्चिम चंपारण, बिल्कुल ठीक। जूट आइए, संपूर्ण देश का 8% के लगभग जूट बिहार में ही उत्पादन हो जाता है। सबसे अधिक, जैसा आप पूर्व में ही जान चुके हैं, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है तो बिहार में, और पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा ये महत्वपूर्ण जिला है उत्पादन के मामले में। तंबाकू बिहार का स्थान 6ठा है, और समस्तीपुर और इसमें वैशाली जिला ये महत्वपूर्ण माना जाता है। समस्तीपुर की सरैसा जिस तंबाकू ये विश्वविख्यात है, लेकिन तंबाकू न खाए इससे कैंसर रोग होता है। अब फिर चलते हैं, कृषि की समस्याएं बिहार में किस तरह की है, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा, इसमें दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा। तो कृषि की बिहार की, आप कृषक परिवार से आते हैं तो आपको मालूम हुआ कई तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या कि घटिया बीज का उपयोग। किसान का जब बीजारोपण का समय होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते तो ये उल जलूल बीज, सस्ता बीज उसमें खेत में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उपज कम हो जाती है प्रति हेक्टेयर। दूसरा, खेतों का छोटा आकार होना। मान लीजिए कि किस पिताजी या बाबा दादा को जायदाद था और उनके परिवार में यदि 80 हिस्से में बट गया तो बहुत छोटा आकार होता है। उस छोटे आकार में मेड़ बनाने में, आड़ बनाने में बहुत सारा भूमि नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आकार छोटा है, और आकार छोटा होने के कारण उपज कम हो पाती है। तीसरा है सिंचाई की समस्या। बिहार में सिंचाई की समस्या है। अभी भी देखिएगा तो नहर का उतना प्रचलन दक्षिण बिहार में कुछ है, जैसे कोसी परियोजना हुई या मान लीजिए कोसी नहर हुआ, सोन नहर हुआ, लेकिन नहर का जाल नहीं बिछा हुआ है, और नलकूप की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, किसान अभी भी मानसून पर निर्भर रहते हैं, और वो चाहते हैं जो कम खर्च में मानसून, यदि सही समय पर सही मात्रा में बरसात हो जाती है तो उस स्थिति में किसान की उपज अच्छी हो जाती है। अन्यथा किसान की कृषि वास्तविकता में यदि मानसून सही ढंग से सही समय पर ना आवे तो वो फेल ही होती है बिहार में। इसके बाद देखिए किसान की पुरानी सोच। अभी भी किसान की पुरानी सोच है बिहार में, प्राय वो आपको व्यावसायिक फसल ना उपजाना चाहते हैं, बागवानी वाली फसल ना करना चाहते हैं, वो सिर्फ गेहूं और धान के ही पीछे लगे रहते हैं। ये बाढ़, और जैसा कि जानते हैं कि बिहार में प्राय हर वर्ष बाढ़ आती है। नेपाल के बगल में अवस्थित होने के कारण अधिकांश नेपाल की नदियां बिहार से होकर के गुजरती है, और उसके ढाल होने के कारण जब वहां पर पानी नेपाल के निचले इलाके में पानी ज्यादा होती है तो बिहार में बाढ़ की समस्या चले आती है। ये अब जल संसाधन के बारे में हम लोग जाने तो बिहार ईश्वर कृपा से बिहार जल संसाधन में समृद्ध है। जल संसाधन में धरातलीय जल में आइएगा तो नदियां भी बिहार में पर्याप्त है, जलाशय भी, तालाब भी, और भूमिगत जल भी पर्याप्त है। भूमिगत जल भी, लेकिन भूमिगत जल का लेयर चूंकि हम लोग अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं इसलिए उसका लेयर घट रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो बिहार, अब आते हैं कि हम लोग सिंचाई जो करते हैं, बिहार के किसान सिंचाई करते हैं, उसमें कौन कौन से साधन हैं। तो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन बिहार में अब नहर ही है। नहर ही है 40.63%। तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहर मानेंगे। सोन नहर, कोसी नहर, इन सबसे सिंचाई अच्छी होती है। तो ये 40.63% हुआ। इसमें सोन नहर के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो सोन नहर बिहार की प्रथम आधुनिक सिंचाई परियोजना थी। प्रथम बिहार की आधुनिक सिंचाई
परियोजना, जल्दी बोल गणेश बात, थोड़े से पूछ रहे हैं। हाँ जल्दी बोल। सोन नदी परियोजना बिल्कुल सही जवाब। सोन नदी घाटी परियोजना बिल्कुल सही जवाब। सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना की स्थापना 1874 ईस्वी में की गई थी, अंग्रेज के समय में। कब की गई थी सोन नहर परियोजना की स्थापना या शुरुआत कब की गई थी बनाने का? 1874। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल। तो 80% नंबर आएगा गणेश भाई, एकदम बहुत खुशी की बात। डेहरी में निर्मित किया गया था। इससे 2 नहर निकलती है, लेकिन सबसे प्रमुख नहर है आपका, या मान लीजिए पूर्वी पश्चिम दोनों नहर में हम देखते हैं भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इसके क्षेत्र में अच्छे मात्रा में खेत की सिंचाई हो पाती है। कोसी नहर में आइए कि भारत नेपाल से कोसी नदी चलती है। ये भारत नेपाल की सीमा पर हनुमान नगर के पास स्थान नाम है, वहां से बांध बना करके निकाली गई है। और कोसी डैम बना करके इससे तो पटवन होता है, सिंचाई होता है पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा। और पश्चिम यदि आप कोसी नहर को ले लीजिएगा तो इससे दरभंगा जिला अच्छा पटवन का उपयोग करता है। और फिर अब आते हैं नदी घाटी परियोजना। जैसे नदी है जहां पर बाढ़ चला आता है, कभी इसमें बाढ़ चला आता है, उसमें पानी की अतिरिक्त आमद हो जाती है, तो उसके लिए एक विशाल बांध परियोजना बनाई जाती है, जिसमें कई तरह का बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, पर्यटन के लिए उपयोग कर सकते हैं, कई तरह का उपयोग करते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना भी बिहार में बनाई गई है। उसमें सोन नदी घाटी परियोजना इस बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, जल्दी बोल, नस फाड़ दूंगा, जल्दी जवाब चाहिए मुझे, 80% नंबर आपको लाना है। तो ये है आपका सोन नदी घाटी परियोजना। जैसा कि आपको पहले बतला दिया था, 1874 में बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई इसमें इसकी नहर की लंबाई 130 किलोमीटर की है। और जैसा कि आपको पहले बतलाया गया, भोजपुर, रोहतास और बक्सर, इन सबसे इसमें सिंचाई अच्छा होता है। तो ये और इसमें इसके कारण क्या हुआ कि इस सोन नहर परियोजना के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई अच्छी हुई, उपज अच्छा हुआ, धान का उपज बहुत अच्छा होने लगा। इसलिए इस क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। ये याद रखना। आप दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में इन खास करके भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये सब जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है। अभी मैं आपको इतना ही पर विराम दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। फिर मैं दूसरे भाग में इसको समाप्त कर दूंगा। और पुनः आपसे आग्रह है कि अरे सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल अपना है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने मित्रों में बांट दो। जब तक 80% नंबर नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।